हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अब मैंने 2 दिनों से वीडियो नहीं दिया था, फॉर विच आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज मैं इन 2 दिनों में आपके जो बाकी के कोर्सेज हैं, मतलब जो आईएससी हिंदी है, मैं उनके वीडियोस बना रहा था। सो दैट वाज द रीज़न व्हाई आई वाज नॉट एबल टू पोस्ट वीडियोस ऑफ आईएससी कॉमर्स। लेकिन अब मैंने यहाँ पे सब कुछ अपना कर दिया है। अब हिंदी के भी वीडियोस आएंगे एंड उसी के साथ साथ जो हमारे कॉमर्स के वीडियोस हैं वो भी आएंगे। आज हम अपना जो बाकी का टॉपिक था, या फिर मैं कहूँ टॉपिक्स थे, उनको आज हम अपना स्टार्ट एंड एंड करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आज जो स्टार्टिंग में जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ESOP। मतलब अब ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, दीज आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स। एंड इसीलिए ये जो टॉपिक होते हैं इनमें कुछ खास एक्स्ट्रा समझाने लायक नहीं है। बट फिर भी मैं आपको क्या करवाऊंगा कि मैं जितना डीप हो सकता है मैं उतना डीप इसमें जाने का कोशिश करूंगा। आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड एज डीप एज पॉसिबल। बट टू बी ऑनेस्ट, यहाँ से क्वेश्चंस 1-2 मार्क्स के आते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है? बोनस का मतलब क्या होता है कि हमें जो इनकम मिलता है उससे एक्स्ट्रा, मतलब बोनस का अगर हम लोग सिंपल मतलब समझने जाएं तो बोनस का जो सिंपल मतलब होता है वो होता है एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा, कि हमारे पास कुछ चीज़ पहले से ही तो है लेकिन उससे एक्स्ट्रा कुछ हमें मिल रहा है। वी आर गेटिंग समथिंग मोर। सो इन द सेम मैनर हमारा जो बोनस शेयर्स होता है वो भी एक्स्ट्रा ही होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा किस चीज़ में होता है? ये एक्स्ट्रा होता है शेयर्स के रूप में। दिस एक्स्ट्रा इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो इसका टेक्स्ट क्या कहता है कि समटाइम्स अ कंपनी मे हैव अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स विच इट वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू इट्स शेयर होल्डर्स। इन सच केसेस, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू इट्स शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड्स, it can issue them as fully paid up shares to its shareholders free of charge in proportion to their existing shareholdings. The shares thus issued are known as bonus shares. इसका डेफिनेशन पढ़ के हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा, लेकिन फिर भी जिन जिन को नहीं हुआ है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हम यहाँ से अपना जो है वो हम शुरू करने वाले हैं। ओके, जस्ट ए सेकेंड। यस, अब ये है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब ये हमारा कंपनी है बेसिकली। जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कंपनी एक ही चीज़ होता है। अब इस कंपनी में क्या होता है? इस कंपनी में होता है बिजनेस, एंड बिजनेस से हमारे पास क्या आता है? व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द बिजनेस? वी गेट मनी। हमें बिजनेस से पैसा मिलता है, या फिर जिसको हम लोग अर्निंग्स कह सकते हैं। ओके, अब ये जो पैसा हमें मिलता है इसका 2 काम होता है। एक काम कि इससे हम जो हमारे बाकी के जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं हम वो सारे एक्सपेंसेस मीट करते हैं, एंड जो बाकी का जो दूसरा हमारा एंड जो फाइनल होता है कि ये पैसा हम शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। मतलब ये कि हमारे पास जितना भी पैसा आता है उसमें से एक पैसा से हम अपना कंपनी का जितना भी हमारा खर्चा या फिर जितने भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ होते हैं हम वो करते हैं, एंड उसका एक हिस्सा हम अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। अब कभी कभार क्या हो जाता है कि कंपनीज के पास नॉर्मली बहुत पैसा नहीं रहता है, बट इन सर्टेन सिचुएशंस द कंपनी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विद देम। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो जाता है। तो अगर हम देखें तो कंपनी किसकी है? कंपनी है शेयर होल्डर्स की। तो कंपनी का जो भी पैसा होगा वो किसको जाएगा? शेयर होल्डर्स को जाएगा। एंड शेयर होल्डर्स को जो पैसा है वो हम किस रूप में देते हैं? व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ मनी ऑफ द शेयर होल्डर्स? दैट इज़ डिविडेंड्स। मतलब हम अपने शेयर होल्डर्स को जो पैसा देते हैं वो डिविडेंड के रूप में देते हैं। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा अर्निंग हमारी हुई है ये एक्स्ट्रा अर्निंग भी हमें डिविडेंड के रूप में ही अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहिए। दिस इज़ द मतलब ये नॉर्मली होना चाहिए, दिस शुड हैपन, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है।
कभी कभार क्या हो जाता है कि कंपनीज के पास अच्छा खासा पैसा बाकी रहता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि कंपनी ने एक साल में 10 लाख रुपया का प्रॉफिट अर्न किया, एंड उस 10 लाख रुपया में से प्रॉफिट अर्न करने के बाद सारा खर्चा जब हो गया तो उसके बाद ये देखा गया कि कंपनी के पास 6 लाख रुपए का प्रॉफिट अभी भी बाकी है। अब अगर नॉर्मल कंडीशन होता तो ये 6 लाख रुपए जो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन सभी शेयर होल्डर्स को ये पैसा दे दिया जाता। लेकिन कंपनी क्या कर सकती है कि इन्हीं 6 लाख रुपए को शेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। मतलब ये कि ये जो 6 लाख रुपए होंगे, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, एंड यही 6 लाख रुपए जो कि शेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन्हीं शेयर्स को हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर्स, मतलब जो शेयर्स एक्स्ट्रा से हुए। अब इसको मैं समझा देता हूँ। अब जैसा कि हमने अपने ये वाले एग्जाम्पल में देखा कि हमारे पास 6 लाख रुपए बाकी थे। अब 6 लाख रुपए को हमें नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे देना चाहिए था, लेकिन हम इसे डिविडेंड के रूप में ना देकर हम ये बोल देते हैं कि 6 लाख रुपए का अगर टोटल हमारा शेयर कैपिटल होता एंड हर एक शेयर जो है वो अगर 100 रुपये का होता तो टोटल हमारे पास कंपनी में कितने शेयर्स होते? टोटल हमारे पास 6000 शेयर्स हमारे कंपनी में होते। वी वुड हैव 6000 शेयर्स। तो यही 6000 शेयर्स जो कि हमारी कंपनी में होते, इसको हम कल्पनाओं में ना रखकर हम इसको हकीकत में ले आते। मतलब हम अपने कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बीच में ये जो शेयर हो ये जो एक्स्ट्रा का शेयर जो कि हमने यहाँ पर बना के रखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा का शेयर हम उन्हें दे देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी 6000 रुपये के एक्स्ट्रा शेयर्स हैं जो कि हम देना चाहते हैं। अब 6000 रुपये का जो एक्स्ट्रा शेयर जो कि हम देना चाहते हैं एंड हमारे कंपनी में जो है 1000 शेयर होल्डर्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक शेयर होल्डर को 6 शेयर्स एक्स्ट्रा दे सकते हैं। वी कैन गिव ईच शेयर होल्डर्स 6 शेयर्स एक्स्ट्रा। तो ये जो 6 शेयर्स जो कि हम हर किसी को एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल बोनस शेयर्स। मतलब ये नॉर्मली उस आदमी का हमारे पास ये पैसा बनता नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा बाकी रह गया तो हमने सोचा कि चलो एक्स्ट्रा अमाउंट को कैपिटलाइज कर देते हैं। मतलब ये जो 6 लाख रुपया जो कि हमें उन्हें डिविडेंड करके देना चाहिए था, हमने उसे कैपिटलाइज कर दिया, हमने उसे शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यही शेयर्स जो कि कन्वर्ट हुए हैं इन्हीं को बोला जाता है बोनस शेयर्स। मतलब जो शेयर होल्डर्स के पास पहले से थे उनसे एक्स्ट्रा शेयर्स हम उन्हें अब दे रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल बोनस शेयर्स। सो होप सो कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एंड ये भी एक तरीके का इक्विटी शेयर ही होता है, लेकिन क्योंकि ये हम बोनस में दे रहे हैं, मतलब हम एक्स्ट्रा में दे रहे हैं, तो वही यहाँ पर उसका नाम बोनस शेयर्स हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम यहाँ पे जो शेयर दे रहे हैं हम उसका क्या पैसा नहीं लेंगे? तो ये क्वेश्चन आना नॉर्मल बात है, बट इसका सिंपल आंसर ये होगा कि देखिए हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, जो पैसा शेयर होल्डर को जाना था हम उसी पैसे का शेयर बना ले रहे हैं। तो इनडायरेक्टली क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हम उस पैसे का शेयर इशू कर दे रहे हैं या फिर हम उस पैसों से शेयर खरीद ले रहे हैं? जो पैसा हमें अपने शेयर होल्डर को देना था, 6 लाख रुपए हमें अपने शेयर होल्डर को एज डिविडेंड दे देना था, लेकिन हम उसकी जगह पे क्या कर रहे हैं कि उसके पैसे को हम शेयर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो जब उसका पैसा शेयर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक उसी समय पे हम उससे पैसा भी ले रहे हैं। अगर नॉर्मली क्या होता, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये पैसा हम अपने शेयर होल्डर को देते एंड वो फिर से आके इन्वेस्ट करता। तो वैसे उल्टे घूम के आने से बढ़िया है कि हम डायरेक्टली इस पैसे को अपने शेयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है क्योंकि ऑलरेडी इसका जो पैसा होता है वो हमने उनसे ले रखा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल बोनस शेयर्स, एंड होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला जो कि टॉपिक आता है
दैट इज व्हाट वी कॉल राइट शेयर्स। कि राइट शेयर्स क्या होते हैं, व्हाट आर राइट शेयर्स। सो राइट शेयर्स जो हमारा यहाँ पे इसका डेफिनेशन कहता है वो ये है कि अ कंपनी कैन इंक्रीज इट्स शेयर कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। However, it cannot issue new shares to any person at its own discretion. Section 62 of Companies Act 2013 states that whenever the company wants to issue new shares, it should offer such shares to the existing members of the company. The shares which are so offered to the existing members are known as right shares. तो देखिए राइट शेयर्स क्या होता है। राइट शेयर्स का मतलब होता है कि एक अधिकार के रूप में जो शेयर्स दिए जा रहे हैं। अब देखिए अगर किसी कंपनी को अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज करना है, मतलब शेयर्स के थ्रू जो उसने पैसा लाया है उससे उसे और बढ़ाना है, तो वो कैसे होगा, वो होगा बाय द इशू ऑफ न्यू शेयर्स। तो कंपनी चाहे तो नया शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर आप नया शेयर इशू कर रहे हैं तो उस शेयर को आप ऐसे ही पब्लिक में लोगों के पास मत दे दीजिए। मींस इफ यू आर इशूइंग न्यू शेयर्स देन डोंट ऑफर देम टू द पब्लिक एज इट इज, मतलब उनको उठा के पब्लिक को मत दे दीजिए। आप उसकी जगह पे क्या कीजिए कि वो जो शेयर्स हैं उन शेयर्स को सबसे पहले आपके कंपनी में जो ऑलरेडी जो कि शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑफर सबसे पहले कीजिए। मतलब अगर आपको नए तरीके से कैपिटल लाना है एंड आप नया शेयर्स इशू भी करना चाहते हैं तो ठीक है, आप ऑफर दीजिए, लेकिन ऑफर आप पहले बाहर के लोगों को मत दीजिए। आप सबसे पहले जो ऑफर है वो अपने घर के लोग, मतलब अपने अंदर में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं आप उनको ऑफर दीजिए। उनको बोलिए कि देखिए हमारा कंपनी अब नया शेयर्स लाने वाला है, क्या आप इस शेयर्स को खरीदेंगे। तो ये जो शेयर्स जो कि उनको ऑफर किए जाते हैं, मतलब जो पहले से ही हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको जो शेयर्स ऑफर किया जाता है, द शेयर्स विच आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, दैट इज व्हाट वी कॉल राइट शेयर्स। ओके, सो राइट शेयर्स आपको समझ में आया होगा कि वो हमारे कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन आवर कंपनी फॉर सो लॉन्ग एंड दैट इज द रीजन वी शुड फर्स्ट ऑफर एनीथिंग टू देम। वो हमारे कंपनी में इतने सालों से खट रहे हैं जिससे कि हमारा कंपनी इतना ग्रो हो पाया है। तो नेचुरल सी बात है कि हमें ऐसे ही अगर हम कुछ नया ला रहे हैं तो पहले उन सभी को ऑफर करो, बाकी को बाद में करना। तो ये जो शेयर्स जब उनको ऑफर किए जाते हैं तो उन्हीं शेयर्स का जो रूप है वो चेंज हो जाता है एंड हम उससे कहते हैं राइट शेयर्स। ओके, फिर इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ये क्या होता है चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा चीज़ यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। Employees stock option plan is a scheme under which an employee of the company is given a right to purchase a specific amount of its shares at a stipulated price, usually below the market price during a specific period of time। मतलब यहाँ पे सिंपली इसका पढ़ते ही मतलब समझ में आ गया होगा कि हमारे जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो कि हमारे कंपनी में पहले से अर्न कर रहे हैं, उनको एक राइट दिया जाता है कि आप चाहें तो हमारे कंपनी के कुछ शेयर्स कुछ समय के लिए मार्केट में जो उसका दाम चल रहा है उससे कम दाम पे खरीद सकते हैं। मतलब ये कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक ऐसा तरीका होता है, दिस इज अ वे इन विच द एग्जिस्टिंग मेंबर्स या फिर जो पहले से ही हमारे कंपनी में हैं उन लोगों को यह ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप चाहें, इफ़ यू वांट देन यू कैन परचेज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ आवर कंपनी एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस एक पर्टिकुलर टाइम में। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम बोल दिया जाएगा एंड हर एक एम्प्लॉय को यह बोल दिया जाएगा कि अगर आप चाहें तो इस समय में हमारे कंपनी के जो शेयर्स हैं इन शेयर्स को आप खरीद सकते हैं एंड हम ये आपको मार्केट से कम दाम में दे देंगे। तो ये जो शेयर्स जो कि यहाँ पर कंसीडर किए गए हैं इन्हीं को कहा जाता है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान।
ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। यहाँ ये एक स्कीम है जहाँ पर कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको एक ऑफर दिया जाता है कि आप अगर चाहें तो हमारे कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको हम आपको मार्केट से कम दाम में बेच देंगे, एंड आप अगर चाहें तो उनको खरीद सकते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है, ये एक टाइम होता है जब कंपनी इसको अनाउंस करती है एंड उसी टाइम पे ये अवेलेबल होता है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब जो कि जो कि थोड़े अलग होते हैं नॉर्मल इक्विटी शेयर से। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर इशूड अंडर सेक्शन 79A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 to employees or directors at a price below market price for a consideration other than cash and for providing know-how or making available intellectual property rights। मतलब ये स्वेट इक्विटी शेयर्स का सिंपल मतलब होता है कि खून पसीने से कमाया हुआ शेयर्स। ये भी कुछ कुछ राइट शेयर्स की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे स्वेट का मतलब पसीना, मतलब हमारे कंपनी में इतने दिनों से जिन जिन लोगों ने काम किया है उन्होंने खून पसीना बहाकर हमारे कंपनी को उस मुकाम पे वो लेके गए हैं। सो हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें कुछ बेनिफिट्स दें, एंड ये बेनिफिट्स उनको कैसे दिया जाता है, उनको एक ऑफ़र किया जाता है, मतलब उनको शेयर्स ऑफर किए जाते हैं जो कि या तो मार्केट में जो उनका दाम होगा उससे कम दाम पे मिलते हैं, या फिर उनको कैश छोड़ के किसी और कंसिडरेशन पे दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें शेयर्स दूंगा, तुम उसके बदले में मुझे मशीनरी दे दोगे, इस टाइप का। या फिर कंपनी का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, फिर कंपनी में जो क्या चल रहा है, मतलब हाल चाल पूछने के लिए भी जो शेयर्स दे दिए जाते हैं उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स का सिंपल मतलब ये होता है कि हमारे कंपनी में जो लोग थे जिन्होंने खून पसीना बहाया हमारे कंपनी के लिए, तो उन सभी को हमें कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए, एंड ये रिवॉर्ड जो कि हम उन्हें देते हैं ये स्वेट इक्विटी शेयर्स कहलाता है। एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स किस टाइप का होता है, ये क्या किया जाता है, ये भी शेयर्स ही होते हैं, लेकिन ये मार्केट में जो दाम चलता है उस दाम से कम पैसों पे ये दिए जाते हैं लोगों को, एंड ये कैश छोड़ के दूसरे कंसिडरेशन के लिए दिए जाते हैं, या फिर ये हाल चाल पूछने के लिए, या फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जैसे मैं तुम्हें शेयर्स दूंगा तुम मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे दो, ये उस काम के लिए भी किया जाता है। मतलब जब भी कैश को छोड़ के, मतलब ये कि कंपनी है, ये कंपनी है एंड ये है शेयर होल्डर। अब नॉर्मली क्या होता है, कंपनी इसको शेयर देती है एंड ये इसको पैसा देता है, ओके। बट इन सब कंडीशंस में यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी यहाँ पर शेयर्स तो देती है, लेकिन ये उसके बदले में कुछ और देता है, समथिंग अदर देन कैश, ओके। मतलब कैश को छोड़ के कुछ और दिया जाता है। ऐसे स्वेट इक्विटी शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, या फिर मार्केट में जो भाव चल रहा है उस भाव से कम दाम पे खरीदे जा सकते हैं, या फिर पैसों, या फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनको अक्वायर करने के लिए भी ये शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। मतलब जब मार्केट से कम दाम में और कैश को छोड़ के दूसरा कोई शेयर्स इशू किया जाता है तो उसको हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। बट यहाँ पे भी याद रखिएगा कि ये जो हमारी कंपनी में जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं जिन्होंने खून पसीना बहाकर हमारी कंपनी को यहाँ तक लाया है, ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है, ओके। फिर इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स के बीच में डिफरेंस, ओके। तो बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एज फुली पेड अप शेयर्स फ्री ऑफ चार्ज टू इट्स शेयर होल्डर्स, द शेयर्स दस इशूड आर नोन एज बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स का मतलब आपको मालूम है कि जब कंपनी अपने पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस एक्स्ट्रा अमाउंट को एज डिविडेंड ना देते हुए वो क्या करती है कि उस पैसे को शेयर्स के रूप में कन्वर्ट करके अपने लोगों को दे देती है, मतलब उतने पैसों का शेयर्स वो बना देती है, तो उसको हम लोग बोनस शेयर्स कहते हैं। एंड राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है कि
हम अपने कंपनी में नए शेयर्स के थ्रू पैसा लाना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर हमें अपने कंपनी में नए शेयर्स के थ्रू पैसा लाना है तो हमें उन शेयर्स को सबसे पहले अपने अंदर में जो काम कर रहे लोग हैं, हमें उन लोगों के पास ले जा कर के उन शेयर्स को पहले दिखाना होगा। एंड अगर वो ले लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेते हैं तब जाके हम उन्हें किसी दूसरे आदमी को देंगे। तो इस टाइप का शेयर राइट शेयर कहलाता है। ओके, अब बोनस शेयर में क्या होता है कि देखिए, बोनस शेयर में सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी पैसा हमें चाहिए वो पैसा को ही हम शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि 6 लाख का 6 लाख ही हमने शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो पैसा होता है वो एक ही बार में आ जाता है। हियर द मनी इज रिसीव्ड एट वंस, एक ही बार में जो पैसा है वो आ जाता है। इसीलिए ये जो शेयर्स होते हैं ये हमेशा फुली पेड अप रहते हैं। दीज शेयर्स आर ऑलवेज फुली पेड अप, मतलब इनका पूरा पैसा हम एक बार में दे देते हैं। लेकिन जो हमारे राइट शेयर्स होते हैं वो राइट शेयर्स या तो फुली पेड अप हो सकते हैं या फिर पार्टली पेड अप हो सकते हैं। मतलब ये कि या तो उनका पूरा पैसा एक बार में दिया जा सकता है या तो उनका कुछ पैसा एक बार में और कुछ पैसा बाद में दिया जा सकता है। ओके, अब जो हमारा अगला डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारे बोनस शेयर्स होते हैं वो फ्री में इशू किए जाते हैं। फ्री में तो इन द सेंस कि उनका सारा पैसा क्योंकि हम एक ही बार में ले लेते हैं तो इनडायरेक्टली हमारे कंपनी में शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट ही किया है। तो क्योंकि उनका पैसा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, फॉर दैट रीज़न हम उनसे और एक्स्ट्रा का पैसा नहीं लेते। इसलिए इसे बोला जाता है कि ये जो शेयर्स होते हैं इन्हें हम फ्री में इशू करते हैं। लेकिन ये जो राइट शेयर्स होते हैं ये राइट शेयर्स कैश के लिए इंट्रोड्यूस किए हैं। देखिए, राइट शेयर्स का मतलब सिंपली यहाँ पर ये है कि आप सिर्फ अपने अंदर में जो लोग हैं उनको एक सहूलियत दे रहे हैं कि आप सबसे पहले उनको ऑफर कर रहे हैं। लेकिन ऑफर अपने लोगों को कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री में दे देंगे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम अपने लोगों को दे रहे हैं सो दैट डज नॉट मीन कि वो फ्री होगा। नो, ऐसा वहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो राइट शेयर्स होते हैं, दीज राइट शेयर्स आर नॉट फ्री, इनको कैश के लिए इशू किया जाता है। मतलब राइट शेयर्स कोई अगर खरीदना चाहता है तो उसे उसके लिए पैसा देना होगा। अब द ऑब्जेक्टिव इज टू कैपिटलाइज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट हम नहीं बांट पाए उन्हीं प्रॉफिट को हम कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बोनस शेयर्स में होता है, जो कि हमने देखा कि हमने उतने पैसों का शेयर्स बना दिया तो हमने उतने पैसों को कैपिटलाइज कर दिया। एंड ये जो राइट शेयर्स होते हैं ये कंपनी के ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन नीड्स। देखिए, राइट शेयर्स कब इशू होता है? राइट शेयर्स तब इशू होता है जब कंपनी नए शेयर्स के थ्रू पैसा लाना चाहती है। तो कंपनी नए शेयर्स को कब इशू करेगी या फिर कंपनी नए शेयर्स के थ्रू पैसा क्यों लाना चाहेगी? इसलिए लाना चाहेगी ताकि कंपनी अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवा सके। तो बोनस शेयर्स जो होते हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जो भी पैसा कंपनी में नहीं बट पाया उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। एंड जो हमारे राइट शेयर्स होते हैं, राइट शेयर्स का काम होता है कि वो कंपनी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर में ध्यान देते हैं। अब बोनस शेयर्स जो होते हैं ये कहीं भी रेगुलेटेड नहीं है। मतलब बोनस शेयर्स के बारे में किसी एक्ट में ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया हुआ है कि बोनस शेयर्स आपको देना ही है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि बोनस शेयर्स आपको देना ही है। अगर कंपनी चाहे तो वो पैसा उनको डिविडेंड के रूप में भी दे सकती है, लेकिन उनको बोनस शेयर्स के रूप में देना ही है ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन राइट शेयर्स के केस में ये लीगल ऑब्लिगेशन आता है। इन द केस ऑफ राइट शेयर्स देयर इज समथिंग विच वी कॉल्ड लीगल ऑब्लिगेशन। एंड ये लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप सबसे पहले इन शेयर्स को ले जा करके अपने अंदर में जो लोग रह रहे हैं आप उन सभी लोगों को ये दीजिए एंड उसके बाद किसी और को दीजिएगा। तो ये एक रूल बना दिया गया है। अगर कोई कंपनी ये करती है कि सबसे पहले उसने बाहर वालों को दे दिया ना कि अंदर वालों को, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकता है। ओके, अब देखिए रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है कि हमारा जो पैसा नहीं हम किसी को दे पाए वही पैसा को जब हम कंपनी में फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि फॉर
फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ करीब 10 लाख रुपया, एंड 10 लाख रुपया में से कंपनी ने क्या किया कि अपने शेयर होल्डर्स को, मतलब ये प्रॉफिट है, मतलब पहले से ही सारा खर्चा हो जाने के बाद, मतलब सब कुछ कर जाने के बाद कंपनी के पास जो है वो 10 लाख रुपया बाकी रहा। अब कंपनी को क्या करना है कि ये पैसा किसका है, ये पैसा है इक्विटी शेयर होल्डर वालों का। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कंपनी ये 10 लाख रुपया डिविडेंड के रूप में दे देती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी में जो है 10 लाख रुपया हम डिविडेंड के रूप में दे रहे हैं, एंड 1000 जो है हमारे यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं, तो हर एक को कितना मिलेगा, हर एक को 1000 रुपया डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो पैसा जो कि हमें डिविडेंड के रूप में देना था, हमने उन सभी पैसों को डिविडेंड के रूप में दे दिया। ये नॉर्मली होता है, लेकिन जो हमारा रिटेन्ड अर्निंग होता है, रिटेन्ड अर्निंग के केस में क्या होता है कि कंपनी अपना सारा का सारा पैसा डिविडेंड के रूप में नहीं दे देती है। द कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द होल अमाउंट एज डिविडेंड। कंपनी क्या करती है, कंपनी ये कर सकती है कि 6 लाख रुपया जो है वो डिविडेंड के रूप में दे दो, मतलब 6 लाख रुपया जो है उसको डिविडेंड के रूप में बांट दो 1000 लोगों में, तो हर किसी के पास 600 रुपया का जो डिविडेंड है वो जाएगा। एंड जो बाकी का 4 लाख है, द रिमेनिंग 4 लैक्स, आप इस 4 लैक्स को अपने कंपनी में लगा लो। मतलब इतना पैसा प्रॉफिट हुआ तो उसमें से इतना जो शेयर होल्डर्स को देना था वो दे दिया, एंड ये जो बाकी रहा आप इसको कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, री इन्वेस्ट कर दो। तो यही जो पैसा जो कि री इन्वेस्ट हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब कंपनी की टोटल कमाई में से कितना पैसा कंपनी ने रिटेन करके रखा हुआ है, मतलब जो पैसा कंपनी ने खर्च नहीं किया, जिन पैसों को उसने रिटेन करके रखा, अपने पास रख के रखा, जिससे कि वो उससे फिर से इन्वेस्ट कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। मतलब वो पैसा जो कि दूसरों को नहीं गया बल्कि कंपनी में ही फिर से इन्वेस्ट हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, तो यहां पर इसका हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स और प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स और सेल्फ फाइनेंसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर एंड री इन्वेस्टिंग द सेम इन द बिजनेस। मतलब हर साल के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, एंड उसी को हम लोग रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। एंड इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपके एमसीक्यू में ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग। तो उसका आंसर होगा कि रिटेन्ड अर्निंग्स को सेल्फ फाइनेंसिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम बाहर से पैसा नहीं ला रहे हैं, हम यहाँ पे खुद का ही वो पैसा है जो कि खुद से बिजनेस में दे रहे हैं। अब रिटेन्ड अर्निंग्स का मेरिट्स क्या है, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू अगर हम पैसा लाएं तो उससे हमारे कंपनी को क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला फ़ायदा जो कि हमारे कंपनी को है वो ये है कि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। मतलब कुछ इसमें ज़्यादा अगड़म तिगड़म करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंपनी के पास जो पैसा बाकी रह गया वही पैसा कंपनी अपने बिजनेस में फिर से लगाती है। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी लीगल फॉर्मेलिटी। कुछ अलग से लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, अपना ही पैसा वो फिर से अपने ही बिजनेस में लगा रही है। सो देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ विच नीड टू बी डन। ओके, क्योंकि हम जो है यहाँ पर अपना ही पैसा ला रहे हैं, अपना ही पैसा फिर से इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हमें कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि देखिए रिटेन्ड अर्निंग्स से जो हम पैसा लाते हैं उस पर कोई हमें रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम शेयर्स के थ्रू अगर पैसा लाए तो हमें शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता है, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स के केस में ऐसा नहीं है। हम अगर अपने बिजनेस में रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू पैसा लाते हैं, सो वी डोंट नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ रिटर्न ऑन दैट। हमें ना ही कोई डिविडेंड देना है ना ही कोई इंटरेस्ट देना है, तो ये काफ़ी सस्ता प्रोसेस हो जाता है। ओके,
फिर इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अगला पॉइंट है वो है नो चार्ज इज क्रिएटेड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। देखिए, रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू अगर हम अपना पैसा लाएं तो इसमें हम किसी भी कंपनी के एसेट्स के ऊपर में कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करते। वी डोंट क्रिएट एनी टाइप ऑफ चार्ज। हम यहाँ पे अपने कंपनी के ऊपर में कोई चार्ज क्रिएट नहीं करते हैं। मतलब ये कि हम अपने एसेट्स को गिरवी नहीं रख देते हैं कि हमने ये पैसा लेके रखा हुआ है एंड ताकि हम इसका पेमेंट, अगर हम इसका पेमेंट नहीं कर पाए तो उस कंडीशन सॉरी गैस, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर किसी का पैसा हमारे कंपनी में है एंड ताकि उसको ये ना लगे कि भैया मेरा पैसा डूब जाएगा, तो वो क्या करता है, वो हमारे कंपनी में जो भी पैसा होता है, मतलब जो भी एसेट्स होता है, उन एसेट्स को वो गिरवी रख लेता है। एंड यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स में क्योंकि वो एसेट्स गिरवी नहीं होते हैं, इसीलिए हमारे एसेट्स को हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एसेट्स के ऊपर में कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं है, मतलब एसेट्स आर फ्री टू बी यूज्ड। फिर है रिटेन्ड अर्निंग्स डू नॉट पुट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो किसी भी तरीके का कंपनी के ऊपर में रेस्ट्रिक्शन नहीं देते हैं। मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू अगर हम पैसा लाए तो हमारा ओनरशिप किसी दूसरे आदमी के पास नहीं चला जाता है, जो कि इक्विटी शेयर्स के केस में होता है कि इक्विटी शेयर्स के थ्रू अगर हम जस्ट अ सेकेंड, आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो इक्विटी शेयर्स के थ्रू हम अगर पैसा लाते हैं तो वो जो पैसा होता है उस पैसे के बदले में हमें अपने कंपनी के जो ओनरशिप होती है वो लोगों को देनी पड़ती है, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर है रिटेन्ड अर्निंग्स कैन बी यूज टू रिडीम डेट्स एंड टू रिप्लेस ऑब्सोलीट एसेट्स। अब रिटेन्ड अर्निंग्स करने से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो पुराने उधार लोगों पे थे, जो हमारे पास जो पुराना लोगों का पैसा जो कि पड़ा हुआ था, हम उन सभी पैसों को लोगों के पास दे सकते हैं। वी कैन गिव दैट मनी टू द पीपल। वो पैसा हम लोगों को दे सकते हैं एंड इससे जो है हमारा कंपनी का एक इमेज अच्छा बना रहता है। मतलब जो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है कि ये पैसा वैसे भी शेयर होल्डर्स को चला ही जाता, तो उससे बढ़िया है कि इसको कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। तो कंपनी में इन्वेस्ट कर देने से इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे डेप्ट्स हैं, मतलब जिनसे हमने पैसा लेके रखा हुआ है, हम उन सभी लोगों को उनका पैसा वापस कर सकते हैं। फिर है रिजर्व क्रिएटेड बाय रिटेन्ड अर्निंग्स कैन बी यूज टू स्टेबिलाइज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। अब अगर ऐसा है कि हमने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत दिनों से डिविडेंड भी नहीं दिया हुआ है, तो वो डिविडेंड भी हम इसके थ्रू दे सकते हैं। मतलब रिटेन्ड अर्निंग क्या है, रिटेन्ड अर्निंग हम जैसे बोलते हैं ना कि मतलब अंधेरे का जो दीपक होता है या फिर मतलब डूबते हुए को तिनके का सहारा, ये उसी टाइप का है। तो जब कोई कंपनी डूब रही होती है तो उस टाइम पे रिटेन्ड अर्निंग्स उसका बहुत मदद करता है। अब देखिए, रिटेन्ड अर्निंग्स होने से क्या होता है कि हमारे कंपनी का जो क्रेडिट वर्दीनेस है, मतलब हमारे कंपनी का जो क्षमता होता है लोन को रीपे कर देने का, तो उससे जो हमारा कंपनी है उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि जब बाहर में कोई आदमी जो कि हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो अगर ये देखता है कि इस कंपनी में पैसा लगाने से मुझे अपना पैसा आसानी से वापस मिल जाएगा, तो वो हमारे कंपनी में पैसा लगाना कंसिडर करेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स होते हैं, हमारी कंपनी का जो इमेज होता है वो इमेज को वो लोग अच्छा बना देते हैं। ओके, फिर इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डीमेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स की रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या डीमेरिट्स होता है, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या है कि भैया प्रॉफिट में से इतना हिस्सा हमने बचा कर रख लिया एंड यही हिस्सा हम अगले साल अपने बिजनेस में दे देंगे। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल रिटेन्ड अर्निंग्स। अब जरूरी तो नहीं ना है कि हर साल एक ही अमाउंट का प्रॉफिट हो। इस साल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ
तो हमारी कंपनी में रिटेन्ड अर्निंग्स अच्छा अमाउंट से आया तो हमारा कैपिटल अच्छा हो गया। अगले साल लॉस हो गया तो उस केस में हमारे पास कोई पैसा नहीं आया। तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स होता है ये कोई स्टेबल सोर्स नहीं है। मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई ठीक नहीं है कि इतना पैसा आएगा ही आएगा एंड इतना पैसा हमें देना है, ऐसा कुछ यहाँ पर ठीक नहीं रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स होते हैं इनके ऊपर पूरी आंख बंद करके भरोसा कर लेना ये ठीक नहीं है। फिर इन केस द कंपनी इनकर्स लॉसेस द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स इज नॉट पॉसिबल। अब जाहिर सी बात है कि रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हिस्सा हम दूसरों को नहीं दे रहे हैं, मतलब शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहे हैं। तो जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा। ओके, फिर है retained earnings might affect the growth of the company and may lead to unbalanced industrial growth as the profit could have been used in other business purposes such as in investing in other industries but now it is used for financing which can be done from other sources as well। अब देखिए फाइनेंसिंग करने के लिए और भी तो तरीके हैं, इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा आ सकता है, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा आ सकता है, लेकिन हमें ये रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू ही क्यों करनी है? तो रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पैसा हमने रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू हमारे कंपनी में लगा के रखा हुआ है वही पैसा अगर हम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं मुझे? तो हम कहाँ थे? हम थे रिटेन्ड अर्निंग्स में, कि अगर हमने अपने पैसों को रिटेन्ड अर्निंग्स में लगाकर अपने बिजनेस में अगर हमने अपने कंपनी में रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू पैसा लाया हुआ है तो इससे क्या हुआ है कि जो पैसा किसी दूसरे बिजनेस में किसी दूसरे काम में लाया जा सकता था वो सारा का सारा पैसा अब हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पैसा होता है उसका पूरा प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं हो पाता है। हम चाहते तो अपना पैसा जो है उसको किसी दूसरे जगह पर किसी दूसरे काम में लगा सकते थे, लेकिन उससे हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं। एंड सच यही है कि ये फाइनेंसिंग दूसरे तरीकों से भी किया जा सकता है। ओके, फिर है कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ये अगर डूबते हुए को तिनके का सहारा है तो हर कोई आदमी इस तिनके को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि रिटेन्ड अर्निंग्स को एक गलत तरीके से या फिर बहुत बेकार तरीके से इस्तेमाल करें, तो उस केस में रिटेन्ड अर्निंग्स एडवांटेजियस होने की जगह पे डिसएडवांटेजियस ही हो जाएगा। अगर रिटेन्ड अर्निंग्स को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो बहुत डिसएडवांटेजियस हो जाएगा। फिर है टू मच डिपेंडेंस ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स में रिजल्ट इन डाइवर्शन ऑफ द माइंड्स ऑफ द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी। अब बहुत ज़्यादा अगर रिटेन्ड अर्निंग्स पे ही डिपेंडेंट रहेंगे कि रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू पैसा लाएंगे, उसी के थ्रू लाएंगे, उसी के थ्रू लाएंगे, मतलब क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब कंपनी हर साल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो हमारे पास एक अच्छा सा कुबेर का खजाना हो चुका है। तो इससे कंपनी में लेजीनेस आ जाती है, कंपनी किसी दूसरे सोर्स की तरफ अपना कोई स्टेप भी नहीं लेता है। सो ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजियस है कि अगर लोग रिटेन्ड अर्निंग्स पे ही बहुत ज़्यादा अगर वो लोग डिपेंडेंट हो गए तो बाकी जो सोर्सेज हैं उनका ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, या फिर मैं कहूँ टॉपिक्स, जिसमें हमने छोटे छोटे जो हमारे टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन सभी को हमने यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लिया है। होप सो आप सभी को आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड नीचे में आप अपने कमेंट सजेशंस कुछ भी दे सकते हैं। एंड और एक चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया हुआ है एंड अभी भी बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने कॉमर्स पुराण नाम से एक किताब लॉन्च की है। एंड ये किताब में सब कुछ है, सब कुछ बोले तो सब कुछ। आप इस किताब में अगर अपना कॉमर्स का पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप
पूरा पढ़ाई अपने कॉमर्स का इसमें कर सकते हैं। इसमें A to Z जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सभी की सभी चीज़ें आपके यहाँ पर, आपके सिलेबस का जो चीज़ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नीचे में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम ये बुक आप तक डिलीवर करवा देंगे। एंड अभी हमारा जो 1000 सब्सक्राइबर्स का जो के खुशी में जो हमारा ऑफ़र चल रहा था वो अभी वैलिड है। तो अगर आप दूसरे दिन ऑर्डर करते तो ये जो था ये आपको मिलता 225 रुपये का, बट बिकॉज ऑफ द ऑफर ये सिर्फ अभी आपको मिलेगा 200 रुपये का। सो दिस विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए एंड आप ये जो एंड आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी अभी तक हमारे साथ बने रहे, आगे भी बने रहिएगा। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय एंड जय हिंद।